आपको जिस तरीके से मैं सारी चीज़ें डिटेल्स बता रही हूँ, सारी डॉक्यूमेंटेशन बता रही हूँ, उस तरीके से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आपका कोई डिनाइल आएगा। आपका 110% आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शबाना जेकब। आज मैं स्पाउस वीज़ा पार्ट 2 वीडियो बना रही हूँ। पार्ट 1 में मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि मैंने पाकिस्तान से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे और किस तरह से मैंने स्ट्रगल की थी हर चीज़ को सर्च करने के लिए। पार्ट 2 में मैंने आपको ये डिस्क्राइब करना है कि बेसिकली सारे डॉक्यूमेंट्स तो डेफिनेटली वेबसाइट है जहाँ पे आपको तमाम चीज़ें अपलोड करनी है, दैट इज़ gov.uk। उसमें बेसिकली अपलोड करने थे और इट्स एन ऑप्शन कि आप पाकिस्तान में रहकर भी आप वो अपलोड कर सकते हैं। आप अपने स्पाउस जो यूके सेटल्स हैं, आप उनसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपके लिए ये कर दें। बेसिकली मैंने मेरे केस में मेरे हस्बैंड ने ये डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड किए थे, क्योंकि वहाँ पे एक तो मुझे इतनी चीज़ों का पता नहीं था कि मुझसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि जो यूके सेटल्ड हैं उनको बहुत सारी चीज़ों का पता होता है और मैं बिल्कुल ब्लैंक थी। तो मैं सिर्फ जो पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट्स बनवा सकती थी, जो मेरी एक्सेस में थी चीज़ें, वो मैंने की थी। और फिर मैंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की थी कि आप जो बाकी प्रोसेस है जो उनकी अपनी डॉक्यूमेंटेशन थी, जो यू सेटल्ड पर्सन की डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो खुद से वो अरेंज करके, जो मैंने उनको पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट सारे अपने भेजे थे, वो खुद ही जो है वो अपलोड कर दें। लाइट वगैरह का इशू रहता था, तो मुझे था कि ऐसा ना हो कि कहीं मैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करूं और लाइट वगैरह चली जाए या कुछ प्रॉब्लम आ जाए इंटरनेट में, तो मेरे पास जो है वो सारी चीज़ें कंप्लीट ना हो पाएँ और फॉर्म कहीं वहीं का वहीं रह जाए। तो इसलिए मैंने रिक्वेस्ट कर दी थी। एनीवेज, इसको आप पाकिस्तान से भी अपलोड कर सकते हैं। फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड आप इसको एक्सेस इस वेबसाइट को कर सकते हैं। सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, कि आपके जो स्पाउस आपको पाकिस्तान से यूके बुला रहे हैं वो क्या एलिजिबल भी हैं आपको बुलाने के लिए। तो उसके लिए मैं तो लास्ट ईयर के 2023 के क्राइटेरिया में फॉल करती थी, जिसमें पर एनम जो सैलरी है वो 18,600 पाउंड्स थी। ये इतनी आपके स्पाउस की अर्निंग यूके में होनी चाहिए सालाना। लेकिन अब चूंकि रूल चेंज हो चुका है, तो अब 29,000 पर एनम जो है वो आपके स्पाउस की यूके में इनकम होनी चाहिए। इसके साथ आपके जहाँ पे वो जॉब करते हैं उनकी 6 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स चाहिए होंगी, उनके एम्प्लॉयर का लेटर चाहिए होगा। इसके साथ जो है वो लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। इसके साथ रेजिडेंशियल प्रूफ देना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली आप अपने स्पाउस को बुला रहे हैं तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे, ये यूके गवर्नमेंट भी जानना चाहती है कि आप उन्हें जो है कौन सा रेजिडेंस देंगे। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो अगर आपका अपना घर है आपके स्पाउस का वहाँ पे, तो उसका घर की जो रजिस्ट्री होती है वो सारी उसमें डिटेल्स देनी होती हैं। और इसके साथ अगर आपके स्पाउस किसी फैमिली मेम्बर के साथ रहते हैं, तो फैमिली मेम्बर के जो लैंड ओनर हैं उनको उनका बेसिकली लेटर या उनका कंसेंट चाहिए होता है कि अगर आप अपने स्पाउस को बुला रहे हैं तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। इसके अलावा जो है, अगर आप रेंट पे रहते हैं यूके में, तो आप अपने स्पाउस को बुलाने के लिए जो टेनेंसी एग्रीमेंट होता है उसकी आपको कॉपी साथ में लगानी होती है, वो आप लैंड ओनर से ले सकते हैं। gov.uk पे जब आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, वहाँ पे फीस वगैरह पे कर देंगे, तो उसके बाद सबमिशन के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। रेफरेंस नंबर को आपने जो है वो VFS ग्लोबल वेबसाइट पे आपने जब दोबारा सर्च करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली वो पाकिस्तान में वही काम करेगी, तो आपने जब वो आप स्पाउस वीज़ा सर्च करेंगे तो वो आपसे रेफरेंस नंबर मांगेगा। तो वो रेफरेंस नंबर जब आप उसमें एंटर करेंगे VFS ग्लोबल वेबसाइट पे, तो वो तमाम डाटा आपका वहीं पे ही प्रॉम्प्ट हो जाएगा और उसके बाद आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन सारी वहाँ पे अपलोड करनी है। तमाम प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो आपको बायोमेट्रिक की डेट जो है वो बताएंगे, ऑप्शंस देंगे, अगर आप जो भी सेलेक्ट करेंगे। फिर जब आपकी बायोमेट्रिक वहाँ पे पाकिस्तान में हो जाएगी, उसके बाद से आपका जो है वो वीज़ा का टाइमलाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आपने फॉर्म्स बहुत ज़्यादा केयरफुली फिल करने हैं और इसमें कोई मिस्टेक के चांसेस नहीं हैं। अगर आप एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके प्रॉपरली आप फॉर्म फिल करते हैं, किसी चीज़ में हरी नहीं करते, कंफ्यूज नहीं होते,
तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसमें आपको किसी भी सोलिसिटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी और आउटर सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर एजुकेटेड हैं तो आप प्रॉपरली अच्छे तरीके से इसको फिलअप कर सकते हैं। अच्छा, जो फ़ी पे की थी मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे, वो 3,700 पे की थी, इंक्लूडिंग नेशनल इंश्योरेंस, इंक्लूडिंग वीज़ा फ़ी। लेकिन इसमें वो चार्जेस नहीं मैं बता रही हूँ जो पाकिस्तान में जो आइल्स वगैरह के और टीवी टेस्ट के थे, वो पाकिस्तान के चार्जेस इसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो अलग से है। और आप इन डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई करें तो आप ये, अगर आप पाकिस्तान से भी अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपने मेंशन करना होता है, वो आपसे पूछते हैं कि इनसाइड यूके है या आउटसाइड यूके है। तो क्योंकि आप एप्लीकेंट हैं जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, बेसिकली द लॉजिक इज कि आप अप्लाई कर रहे हैं यूके आने के लिए, ठीक है। तो आप जो हैं आउटसाइड यूके वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो जब आप आउटसाइड यूके का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको सर्टन कुछ फॉर्म्स प्रॉम्प्ट होंगे, उनको आपको फिल करना होगा। उसमें सारी आपकी इंफॉर्मेशन है, आपके हस्बैंड जो यूके सेटल्स हैं या वाइफ, उनकी सारी डिटेल्स होंगी और वो एक लंबा प्रोसीजर होता है। उसके बाद वो कुछ, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्म्स फिल करने हैं वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली आपने फिल करने हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स में है, जो आपकी FRC, MRC, आपके निकाहनामा पे जो डेट्स हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ID कार्ड्स पे, पाकिस्तान में, यूके में, सब कुछ जो है वो मैच होनी चाहिए। और एक मैं आपको ये टिप दूंगी कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी डिग्रीज को जस्ट टू शो कि आपको इंग्लिश आती है, तो आप अपनी मास्टर्स की या BA की डिग्री को वेबसाइट से, यूके की जो वेबसाइट होती है जहाँ पे, आई एम नॉट फेमिलियर ऑफ दैट क्योंकि मैंने इस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया था, लेकिन समटाइम्स लोग डिग्रीज वेरीफाई करवाते हैं। तो उसमें मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि लोगों का एक तो डिले आ जाता है और समटाइम्स वो रीप्रोसेस करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों को। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप डायरेक्टली आइल्स करें, जो कि बहुत ईजी होता है, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं होता। जब आप आइल्स करेंगे, उसको पास करेंगे, तो किसी किस्म की कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। और आइल्स करना मस्ट है। या तो आप आइल्स करेंगे इंग्लिश को प्रूव करने के लिए, या आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाएंगे कि आपने जो भी एजुकेशन की है वो इंग्लिश में की है। तो ये दो ही ऑप्शंस हैं। बट मेरे केस में मैंने आइल्स किया था तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम या कोई एलिगेशन नहीं आया। सब फॉर्म्स वगैरह फिल करने के बाद ओके, मैं आपको एक और टिप ये दूंगी कि आपने जब फॉर्म्स फिल करने हैं तो आपने प्रॉपर टाइम निकाल के, अपना टाइम स्पेयर करके आपने ये प्रोसेस करना है। क्योंकि इस फॉर्म के सारे प्रोसीजर में तकरीबन 7-8 घंटे लग जाते हैं। अगर आप कंप्यूटर से फेमिलियर हैं, दैट्स वेरी गुड। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी में सारा कुछ कर लेंगे, तो भी मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी कि जल्दी जल्दी सब कुछ करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि जब मेरे हस्बैंड ने तमाम चीज़ें फिल की थी तो उन्होंने मुझे भेजी थी, और जब उन्होंने मुझे भेजी थी तो मैं शॉक हो गई थी कि वो बहुत ज़्यादा फॉर्म थे और उस फॉर्म में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी। तो आप ट्राई करें कि केयरफुली जो है हर चीज़ को आपने फिल करना है। और रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस में आपने सेम चीज़ें अगेन एंड अगेन करेक्टली फिल करनी है। और यही सारी चीज़ें जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जब आप बायोमेट्रिक डेट ले लेंगे, बेसिकली बायोमेट्रिक डेट जो है वो आपकी कन्वीनियंट के मुताबिक होती है। वो आपको ऑप्शंस देते हैं कि आपकी कौन सी डेट आपके लिए सूटेबल है, क्योंकि जो अवेलेबल होती हैं वो आपको वो ऑप्शंस आ जाती हैं, तो आप उसमें से सेलेक्ट करते हैं। टाइम से जाना बहुत ज़रूरी होता है और लेट ना जाएं। आप बेशक वहाँ पे क्यू में बैठे, लेकिन आप ट्राई करें कि बिल्कुल टाइम से पहले जाएं, ताकि वहाँ पे जो प्रोसेस चल रहा है, अगर कुछ चेंज हुआ है तो आप वहाँ पे जाके एक दफ़ा देख सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी है कि जो डॉक्यूमेंट्स आप अपने, स्पेशली क्योंकि आप पाकिस्तान में हैं, आपके पास अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, और जो डेफिनेटली जो यूके सेटल्ड हैं उनके पास मे बी आपके पास ओरिजिनल ना हो, लेकिन दैट्स टोटली फाइन। अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं और कोई इशू नहीं है, फिर आप सिर्फ जो पाकिस्तान में आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, टीबी टेस्ट, ID कार्ड, MRC, FRC एंड आपके जो भी आइल्स वगैरह की डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप ज़रूर लेकर जाएं।
वैसे मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि जाते ही उन्होंने पूछा था कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड हैं। जब मैं जेरीज वीज़ा में गई थी तो उन्होंने पूछा था कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड हैं, तो मैंने उन्हें कहा था यस, सारे ऑनलाइन अपलोडेड हैं। कुछ केसेस में जैसे बहुत सीनियर सिटीजन्स थे, उनके नहीं अपलोडेड थे, तो वो उनके वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फ़ी लेकर जेरीज में तो वो अपलोड कर रहे थे। तो फिर उसके बाद जब मैं वहाँ पे बैठी, मैंने वेट किया, काफ़ी क्यू बहुत ज़्यादा थी। वो अर्जेंट सर्विसेज भी ऑफ़र करते हैं, लेकिन मैंने कोई अर्जेंट सर्विस नहीं ली थी। फिर मैंने बायोमेट्रिक करवाई, उसके बाद उन्होंने मेरा पासपोर्ट रख लिया और मेरी उन्होंने पिक्चर कैप्चर की। उसके बाद जस्ट उन्होंने मुझे टाइमलाइन दे दी, मुझे रसीद दे दी और देन उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे टाइमलाइन बताई थी कि 25 दिन का टाइम है, लेकिन इतना ज़्यादा तब मुझे यकीन नहीं था कि 25 दिन में हो जाएगा। तो बस ये है कि जब उन्होंने आपको बुलाना होता है या जब आपका वीज़ा आ जाता है या कोई भी डिसीजन आ जाता है, तो वो आपको ईमेल कर देते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने अपना ईमेल एड्रेस दिया था, क्योंकि बेसिकली वो ऑप्शन पूछ लेते हैं कि आप खुद अप्लाई कर रहे हैं या आपके बिहाफ पे कोई अप्लाई कर रहा है। तो फिर उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने सेलेक्ट किया था कि वो मेरे बिहाफ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपनी दे दी थी। तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस हो गया था। और इसमें ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि हमने पहले दिन से डिसाइड किया था कि हमने कोई सोलिसिटर हायर नहीं करना। जो चीज़ सोलिसिटर कर सकता है वो हम क्यों नहीं कर सकते। वी आर एजुकेटेड, हम हर चीज़ समझते हैं, और अगर हम थोड़े से पैसे बचा लेते हैं या खुद ट्राई करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। तो बहुत सारे मुझे कमेंट्स भी आए हैं इसमें कि सोलिसिटर का कुछ इन्फॉर्म कर दें। ऑनेस्टली अभी मेरे पास कोई सोलिसिटर नहीं है और ना ही मैं अभी किसी को जानती हूँ वीज़ा से रिलेटेड, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी और हमने सारा कुछ जो है वो खुद अपलोड किया था। और इस तरह हमें बहुत सारी चीज़ें लर्न भी की और कोई मिस्टेक भी नहीं हुई। एक चीज़ में मेरे फादर की कुछ नेम में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन वो बहुत माइनर मिस्टेक थी, तो उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। आप बस ये ट्राई करें कि आपके फॉर्म जो हैं वो करेक्टली फिल्ड हों, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में जो डेट्स हैं, जो आपके सर नेम्स हैं, मिडिल नेम्स हैं, आपका एक्चुअल नेम है, वो प्रॉपरली फिल होने चाहिए। मैं सारे प्रोसीजर से गो थ्रू हुई हूँ और मैंने यही आइडेंटिफाई किया है कि आपको जिस तरीके से मैं सारी चीज़ें डिटेल्स बता रही हूँ, सारी डॉक्यूमेंटेशन बता रही हूँ, उस तरीके से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आपका कोई डिनाइल आएगा। आपका 110% आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा और कोई मिस्टेक नहीं होगी। एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं सिर्फ स्पाउस वीज़ा के बारे में आपसे इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि मैं इस एक्सपीरियंस से गो थ्रू हुई हूँ और मैंने अभी रिसेंटली ही इसको एक्सपीरियंस किया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है एटलीस्ट वो मैं आपसे शेयर कर सकूँ, ताकि आप जो भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उसको स्मूथली करें। और मेरे इस एक्सपीरियंस से अगर आप कुछ सीख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग सोलिसिटर अफोर्ड नहीं कर सकते, और वैसे भी जो काम हम खुद कर सकते हैं वो हम सोलिसिटर को ना भी अगर हायर करें तो भी ये सारा काम पॉसिबल है। तो अगर आपने मेरी इस वीडियो से कुछ लर्न किया है, अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।